दिल्ली की रहने वाली रीमा, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी। इस देश का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने माता-पिता के सपने पूरे करना चाहती थी। कैसे वो लड़की एक-एक सपने के लिए जी रही थी और फिर ऐसा क्या उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है कि वो लड़की खुद को आग लगा के इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर। आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ हाज़िर। रीमा के पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, अभी रिटायर हो चुके हैं और माताजी अभी भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हैं। तो फैमिली में पैसे के लेकर कोई तंगी नहीं है, इसलिए अपने स्पोर्ट्स पे भी अच्छे से वो ध्यान रख सकती थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलना, शाम को बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट जाना, वहाँ से सीधे घर चले आना, यही इसकी दिनचर्या थी। फिर एक दिन जब ये बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेल रही थी, तो ये नोटिस करती है कि वहाँ पे एक काम करने वाला लड़का इसको घूर रहा है, इसको देखे जा रहा है। तो ये उसको इग्नोर करती है, अपना खेलती है, लेकिन बार-बार इसकी नज़र उस लड़के पे पड़ रही थी, वो इसको देखे ही जा रहा था। तो ये किसी से पूछती है कि ये लड़का कौन है? ये तो पहली बार देखा है, इससे पहले तो हमने देखा नहीं है यहाँ पे। तो पता चलता है कि वो लड़का वहाँ पे काम करने के लिए आया है और उसका आज पहला ही दिन है। तो उस दिन वो अपना खेल खत्म करके अपने घर चली जाती है और अगले दिन जब वो कॉलेज खत्म करके बैडमिंटन कोर्ट पहुँचती है, तो जब उसका टाइम खत्म हो जाता है और जब वो अपने घर के लिए निकलती है, तो वो देखती है वही लड़का उसका पीछा कर रहा है और वो अपने घर तक जाती है। उसका जो बैडमिंटन कोर्ट से उसका घर का रास्ता कम से कम भी 10 मिनट का रास्ता था। तो वो 10 मिनट तक देखती रहती है पीछे बार-बार मुड़ के कि वो लड़का उसके घर तक उसका पीछा कर रहा है। तो वो घर जाती है, घर जाके सोचती रहती है कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? किस लिए मेरे पीछे आया था? तो वही सब चीज़ वो सोचती-सोचती रात उसकी गुज़र जाती है। अगले दिन फिर वो कोर्ट में पहुँचती है, फिर अपनी प्रैक्टिस करती है, फिर घर के लिए निकलती है, फिर वही लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कल भी देखा था तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तुम क्या चाहते हो? तो वो लड़का उसको बोलता है कि मैं तुम्हें 1.5 महीने से फ़ॉलो कर रहा हूँ। तुम्हारे कॉलेज से आने से यहाँ बैडमिंटन कोर्ट तक और तुम्हारे लिए ही मैंने यहाँ पे नौकरी जॉइन की है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उधर से रीमा उसको जवाब देती है कि मैं इन सब बातों में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मैं कोई यकीन नहीं रखती। ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना मैं पहचानती हूँ, ना मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और प्लीज़ आगे से मेरा पीछा मत करना। ये सब कह के रीमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से वो लड़का उसका पीछा करता है, तो रीमा उसको फिर से टोकती है कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं अपने पापा को बता दूँगी। तो वो लड़का बोलता है चाहे तुम किसी को बोलो, किसी को बता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मर जाऊँगा। लो ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हारे दिल में भी कुछ है मेरे लिए, तो प्लीज़ एक बार फ़ोन कर लीजिएगा। तो रीमा अपने घर पहुँचती है, घर पहुँचते-पहुँचते उसके दिमाग में वही सिर्फ़ चीज़ घूमती रहती है कि कोई लड़का इतना पागल क्यों हो सकता है कि 1.5 महीने से मेरे पीछे घूमे जा रहा है। और एक उम्र भी होती है कि एक 27-28 साल की लड़की कहीं न कहीं उससे अट्रैक्ट हो चुकी होती है और फिर वो उसको कॉल करती है। कॉल करके धीरे-धीरे इनकी बातें शुरू होती है। बातें फिर प्यार में बदलती हैं, प्यार में फिर मिलना-जुलना होता है और मिलने-जुलने के बाद फिर सेक्स हो जाता है। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहता है, 3-4 महीने तक ऐसे हफ्ते में, 10 दिन में 1 बार होटल में जाना, सेक्स होना, ये चलता रहता है। धीरे-धीरे कुछ दिन और निकलते हैं और वो फिर से शादी का प्रेशर उस पे डालती है और बार-बार बोलती है कि तुम अपने माँ-बाप से शादी की बात करो, मुझे शादी करनी है, बहुत दिन हो गए हैं, हम इस रिलेशनशिप को ज़्यादा दिन छुपा के नहीं रख सकते। तो जो बात वो लड़का फिर उसको बोलता है, वो सुन के वो चौंक जाती है, अचंभित हो जाती है। वो लड़का उसको बोलता है कि मैं शादी करने को तो तुझसे कल शादी कर लूँ, लेकिन तेरी मेरी शादी को मेरे माँ-बाप नहीं मानेंगे। तो वो बोलती है कि क्यों नहीं मानेंगे? क्या दिक्कत है? हम घरवालों को मनाएँगे, जैसे भी करके हम मनाएँ, हम मनाएँगे। तो वो लड़का उसको बोलता है, सुनो, तुम मुझे सौरव नाम से जानती हो, लेकिन मेरा नाम सौरव नहीं है, मेरा नाम इकबाल है। ये सुनते ही रीमा के हाथ-पैर फूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़मीन फट गई हो, आसमान ऊपर से बरसने लगा हो। वो उसको बोलती है कि मैं अभी मज़ाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज़ जो बात है वो सच्ची-सच्ची बताओ। वो फिर से यही बात रिपीट करता है कि मैं कोई हिंदू नहीं हूँ और मेरे घरवाले किसी हिंदू के घर में मेरी शादी होने नहीं देंगे। तो रीमा उसको बोलती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तो वो बोलता है कि अगर मैं तुझे पहले दिन ही अगर बोल देता कि मैं मुस्लिम हूँ,
मेरा नाम इकबाल है, तो शायद तू मुझसे प्यार नहीं करती। तो रीमा बोलती है कि शायद अगर तू मुझे उस टाइम बोल देता, तो मैं कर भी लेती। लेकिन अभी तो तूने एक झूठ की पूरी परत जमा दी है। उसको उतारने में जो सदमा तूने मुझे दिया है, वो कोई नहीं दे सकता। तो इकबाल उसको बहलाता है, फुसलाता है, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसको कैसे न कैसे करके मना लेता है। तो थोड़े दिन फिर से ऐसे ही चलता है, नाराज़गी, प्यार, यही सब चलता है। फिर थोड़े दिन बाद वही सब बात फिर होती है कि तुम शादी कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे उस चीज़ के लिए बताओ। तो इकबाल उसको बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है। तो वो रीमा उससे पूछती है, क्या रास्ता है, जल्दी बताओ। तो वो बोलता है कि तुम्हें हमारे कुछ रीति-रिवाज़ सीखने पड़ेंगे, जिससे मेरे माँ-बाप तुमसे इम्प्रेस हो सकें। वो अभी भी उसकी बातों में आई जा रही थी, वो अभी भी उसको नहीं समझना चाह रही थी कि ये रीति-रिवाज़ के नाम पे तुझे कन्वर्ट करना चाह रहा है। वो अभी भी भोला पागल बनी रह ही रही थी। धीरे-धीरे वो उसके चुंगल में फँसती ही जा रही थी। तो इकबाल उसको कुछ किताबें, कुछ यूट्यूब चैनल्स के लिंक भेजता है और बोलता है कि तुम ये वीडियोज़ देखो, तुम ये किताबें पढ़ो, तुम सजदा करना सीख जाओगे, तुम नमाज़ पढ़ना सीख जाओगे। धीरे-धीरे तुम जो हमारे रीति-रिवाज़ है सब कुछ सीख जाओगे। एक टाइम ऐसा आता है कि इकबाल उसको बोलता है कि तुम कितनी बार नमाज़ पढ़ती हो, दिन में 5 बार पढ़ती भी हो, नहीं पढ़ती हो, तुम मुझे हर बार वीडियो भेजोगे। तो वो उसके लिए वो भी करने के लिए तैयार हो जाती है और जितनी बार नमाज़ पढ़ती है 5 के 5 टाइम उसको वीडियो भेजती है कि मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, देखो ये वीडियो है। इसमें उसकी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब एक सुबह वो जब वो नमाज़ पढ़ रही थी, तब उसका बूढ़ा बाप उसको देख लेता है कि ये कमरे में नमाज़ पढ़ रही है और उसी टाइम उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटलाइज़ होता है और आईसीयू में एडमिट होता है, तो इकबाल उससे मिलने जाता है और उसका बाप उसको बोलता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी मुस्लिम घर में नहीं करूँगा। तो इकबाल उसके बाप को पूरी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, मैं औरों जैसा नहीं हूँ और मेरी ना कोई डिमांड है, ना मैं कुछ माँग रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ़ आपकी बेटी का हाथ माँग रहा हूँ। तो जब तक आईसीयू से उसके बाप की छुट्टी होती है, तब तक वो पूरी तरह से उसके बाप को भी मना चुका होता है। तो जब रीमा के पिताजी को उसके बाप को छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से, तो इकबाल अपने माँ-बाप को लेकर आता है मिलवाने के लिए रीमा के पापा से और इसके घरवाले भी वही बात बोलते हैं जो इकबाल बोल रहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए है, लेकिन आपकी बेटी हमें अच्छी लगी है, हम हमारा बेटा उसके साथ खुश है, तो तुम इनकी शादी करवा दीजिए। तो जैसे-जैसे बातें आगे बढ़ती हैं, तो शादी की बात आ जाती है, शादी की बात आती है, तो इकबाल इसके पापा को बोलता है कि पापा तुम सुनो, तुम शादी की बात अभी किसी के सामने मत करना, जब तक शादी नहीं हो जाती है तुम्हें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर झगड़ा हो जाता है बाप-बेटी के बीच। तो उसका बाप बोलता है कि मैं रिश्तेदारों को, जो हमारे रिश्तेदार हैं, शादी के बारे में क्या, जिस दिन शादी होगी मैं उस दिन बताऊँगा। मुझे पहले तो बताना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये लड़का इतना अच्छा है, सही है तुम्हारे लिए। लेकिन रीमा फिर भी उसके प्यार में पागल होती है, फिर भी बोलती रहती है, नहीं पापा वो बहुत अच्छा है। तो जैसे ही शादी के 2 दिन रहते हैं, तो इकबाल उसको मिलने के लिए बुलाता है कि आइए मुझे मिलना है तुम्हारे। तो रीमा उससे मिलने के लिए जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो एक डिमांड ऐसी रख देता है कि रीमा के सामने अपने माँ-बाप का चेहरा आ जाता है। इकबाल उसको बोलता है कि तुम्हारे यहाँ इसी जगह पे फ्लैट है, यहाँ पे ज़मीन है और तुम्हारे माँ-बाप दोनों गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तुम्हारे पापा की तो पेंशन आ रही है और रिटायरमेंट के पैसे भी आए होंगे। मुझे सब में हिस्सा चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारी हो ही जाऊँगी, तो मेरे पापा की, मेरे मम्मी की तो कोई और औलाद भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लेकिन फिर भी इकबाल उसी चीज़ के लिए अड़ा रहता है कि नहीं, तुम पेपर पे लिख के दोगी कि इसमें ये वाला फ्लैट इकबाल का है, ये वाला फ्लैट मेरा है, इकबाल का है मेरा, मतलब उसमें बँटवारा वो चाहता था। तो वहीं से ही इनकी अनबन शुरू हो जाती है और यह सारी बात जाके अपने बाप को समझाती है। अपने पापा को बोलती है कि पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं इतने नीचे गिर चुकी हूँ कि मैं माफ़ी माँगने लायक भी नहीं हूँ। तो उसका पापा उसको बोलता है कि जो-जो तेरे साथ हुआ है, तू मुझे सच-सच बोल, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। तो वो उसको एक-एक करके वो सब बातें बताती है, जो एक बेटी अपने बाप को शायद कभी ना बताना चाहती हो। वो अपने बाप को बोलती है कि पापा वो मुझे ड्रग्स देता था, ड्रग्स देके मुझे बेसुध करता था और बेसुध करके ही मेरे साथ सेक्स करता था।
अपने साथ अपने दोस्तों को लाता था, अपने भाई को लाता था, उनके साथ भी सेक्स करवाता था। और मुझे इतना होश नहीं होता था कि मैं किसी का विरोध कर सकूँ। वो मुझे मारता था, मुझे पीटता था और मुझे बार-बार धमकी देता था कि तेरे माँ-बाप को मैं मार दूँगा। लेकिन मैं इतनी डर गई थी, मुझे वही लगता था कि मेरी वज़ह से आप लोगों को कुछ परेशानी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन जब वो अभी इतना प्रॉपर्टी के लिए पागल हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि कल को वो मुझे खुश भी रख पाएगा। तो इतना कह के वो घर से निकल जाती है और अपने दूसरे फ्लैट पे पहुँच जाती है। वहाँ पे जाके अपने पापा के फ़ोन पे मैसेज डालती है कि पापा, मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। आपने मेरे लिए सब कुछ किया, मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ किया, जो मैंने माँगा वो सब कुछ दिया, लेकिन मेरे एक पागलपन के डिसीज़न ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये कह के वो अपने आप को आग लगा लेती है और ज़िंदा जल जाती है। जब तक उसके माँ-बाप वहाँ पे पहुँचते हैं, तब तक वो पूरी जुलूस चुकी होती है। आज रीमा इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, लव जिहाद एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी मानसिकता है, जो कहीं न कहीं अभी भी हमारे समाज में एक दीमक की तरह घुसी हुई है। हर दिन कोई लड़की सूटकेस में, कोई फ्रिज में ऐसे ही बंद पड़ी मिलती है। लेकिन हम सब उनको एक खबर समझ के, एक न्यूज़पेपर में पड़ी हुई एक हेडलाइन समझ के हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें उन माँ-बाप के दर्द, उन माँ-बाप की, अगर किसी की बहन उस चीज़ से गुज़री है, तो उस भाई से जाके पूछो कि उसके दिल पे क्या गुज़रती होगी, जिसने झूठ बोल के उस लड़की को फँसाया। नमस्कार दोस्तों।